लास्ट ईयर हम लोग शैवाल के जनरल कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे। मैंने लगभग सारे जनरल कैरेक्टर्स बता दिए थे। अब हम आते हैं जनन के ऊपर, यानी रिप्रोडक्शन। अब शैवालों में कितने प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों ने स्कूल में भी पढ़ा होगा। जनरली रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ये होता है कायिक जनन, ये होता है अलैंगिक जनन, ये होता है लैंगिक जनन। कायिक जनन जो होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, उसमें किसी भी प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर्स का निर्माण नहीं होता है। अलैंगिक जनन में बीजाणु बनते हैं और लैंगिक जनन में क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, युग्मक बनते हैं और 2 मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज हो जाते हैं और थोड़े से समय के लिए डिप्लॉयड यानी द्विगुणित कंडीशन आती है और उसके बाद में फिर उसमें मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन होकर वापस उसमें क्रोमोसोम्स की संख्या फिर से वापस बराबर हो जाती है, डबल की। तो 3 प्रकार के जो जनन है वो तीनों प्रकार के जनन शैवालों के अंदर पाए जाते हैं। तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये कितने प्रकार से शैवालों के अंदर होता है। तो 6 तरीके से ये जनन पाया जाता है। अलग अलग शैवाल में अलग अलग तरीके का कायिक जनन होता है। सबसे पहले सेल डिवीजन या फिजन हम पढ़ रहे हैं। कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेल डिवीजन यानी कोशिका का विभाजन होता है माइटोसिस से। माइटोसिस जो कि समसूत्री विभाजन है, इसको फिजन भी कहते हैं और ये ज़्यादातर शैवालों में, उन्हीं शैवालों में होता है जो एक कोशिकीय होते हैं, इन यूनिसेल्युलर एल्गी। यूनिसेल्युलर का मतलब है जो एक कोशिकीय शैवाल है उनके अंदर सेल डिवीजन या फिजन होता है। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, एक कोशिका में विभाजन हुआ माइटोसिस से और वो 2 में चेंज हो गई और वो 2 कोशिका बन गई। दोनों कोशिका इंडिपेंडेंटली अपनी साइज बढ़ा करके पेरेंट की तरह काम करती हैं, ठीक है। सेकंड है फ्रेगमेंटेशन, हिंदी में कहते हैं खंडन। फ्रेगमेंटेशन यानी खंडन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना। ये सामान्यतः फिलामेंटस एल्गी जो तंतुनुमा शैवाल होते हैं, धागे नुमा लंबाई में होते हैं। फिलामेंट शाखित भी हो सकते हैं और अशाखित भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ऐसे शैवाल जो फिलामेंटस होते हैं उनके तंतु टूट जाते हैं। कैसे टूट जाते हैं, कई बार पानी का बहाव इतना तेज होता है कि पानी के बहाव से तंतु टूट जाते हैं, या कोई कीड़ा काट लेता है तो वो 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में विभाजित हो जाता है, या कोई प्रेशर पड़ जाता है उस तंतु के ऊपर एनवायरमेंट का, या बारिश की वजह से, या कोई टूट के कोई चीज़ उसके ऊपर गिर जाए। कई कारणों से, किसी भी कारण से यदि तंतु टूट जाता है, फिलामेंट ब्रेक हो जाता है एक पार्ट में या एक से ज़्यादा पार्ट में, तो उसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। और प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट नया शैवाल बना लेता है, समझ गए। प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट नया शैवाल बनाते हैं। एग्जाम्पल ईडोगोनियम है, ऑसिलेटोरिया है, ईडोगोनियम, ऑसिलेटोरिया, ठीक है। ये हुआ फ्रेगमेंटेशन। थर्ड है हॉर्मोगोनिया। हॉर्मोगोनिया फ्रेगमेंटेशन की तरह ही है, इसमें भी एक फिलामेंट 2 टुकड़ों में, 3 टुकड़ों में, 4 टुकड़ों में टूट जाता है, लेकिन इस टूटने का कारण कुछ और होता है। टूटने का कारण ये है कि मान लीजिए एक तंतु है, उसके बीच की एक कोशिका की डेथ हो गई, तो वो जहाँ से डेथ हुई वहाँ से वो टूट गया, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक सेपरेशन डिस्क बन जाती है 2 कोशिकाओं के बीच में, तो वो सेपरेशन डिस्क 2 कोशिकाओं के बीच में बनती है, वहीं से टूट जाता है फिलामेंट, वो 2 टुकड़ों में टूट गया या 3 टुकड़ों में टूट गया। कई बार हेटेरोसिस्ट बन जाती है, आगे चल के मैं समझाऊंगी हेटेरोसिस्ट क्या होती है। कई बार हेटेरोसिस्ट बन जाती है, वो तंतु को तोड़ देती है और प्रत्येक टूटा हुआ पार्ट हॉर्मोगोनिया कहलाता है। यहाँ पे नहीं कहलाता फ्रेगमेंटेशन में। ये जो मैंने कारण बताए थे ये नील हरित शैवाल में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे नॉस्टॉक है, ऑसिलेटोरिया है, उसमें हॉर्मोगोनिया बनता है। जैसे नॉस्टॉक या ऑसिलेटोरिया, इसमें हॉर्मोगोनिया बनता है। ये ब्लू ग्रीन शैवाल है, नील हरित शैवाल है। हॉर्मोगोनिया टुकड़ा टूटा हुआ है फिलामेंट का, जिसको हॉर्मोगोनिया कहते हैं। और टूटने के कारण क्या है मैंने बताया, या तो सेपरेशन डिस्क बनती है या फिर हेटेरोसिस्ट बन जाती है, ठीक है, या फिर क्या हो जाता है उसके अंदर बीच में किसी सेल की डेथ हो जाती है, तो जहाँ से डेथ हुआ वो सेल तो टूटा, तो उससे वो फिलामेंट 2 टुकड़ों में टूट गया। ऐसे कई जगह पे अगर डेथ सेल्स बन गए, सेल्स की डेथ हो गई, तो कई टुकड़ों में टूट जाएगा। प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा, हॉर्मोगोनिया। और ये हॉर्मोगोनिया फिर डिवीजन के द्वारा अपनी संख्या बढ़ा करके फिलामेंट, नया फिलामेंट बना देता है।
तो ये हुआ तीसरे प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चौथा है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये कारा में पाया जाता है। कारा एक ग्रीन एल्गी है और ये आँखों से दिखती है और फ्रेश वाटर में पाया जाता है। इस कारा की संरचना में इसके जो तंतु होता है उसमें स्टेम में नोड, स्टेम तो नहीं कहेंगे, उसमें मेन एक्सिस कहलाता है, उसमें नोड्स और इंटरनोड संधि और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। तो इंटरनोड से कुछ शाखाएं निकलती है जिनको कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये जो शाखाएं निकल रही है ये टूट करके नया कारा का पादप बना देती है। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस कारा में पाई जाती हैं और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। ये टूट करके नया पादप बनाते हैं। ट्यूबर्स भी बनते हैं कारा के अंदर, या तो लोअर नोड्स पे या फिर राइजॉइड्स में। कारा भी एक ग्रीन, मैंने जैसा बताया ग्रीन शैवाल है, हरा शैवाल है जो कि क्लोरोफाइसी का मेंबर है। उसके लोअर नोड्स पे या राइजॉइड्स पे ट्यूबर बन जाते हैं और इनके अंदर फूड स्टोर्ड रहता है, संचित रहता है, रिजर्व फूड, खाद्य पदार्थ। और वो ट्यूबर्स जब टूट जाते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं ज़्यादातर लोअर नोड्स पे या फिर राइजॉइड्स पे। ये ट्यूबर टूट करके नया पादप बनाते हैं कारा का। बडिंग, कारा में ही बडिंग पाई जाती है। एक राइजॉइड्स के ऊपर कई सारे गोल गोल संरचनाएं बन जाती हैं, बडिंग्स जो है, और वो बड्स टूट करके नया पादप बनाती हैं। तो इस तरीके से ये हुआ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी कायिक जनन। इन कई प्रकार से कायिक जनन शैवाल के अंदर पाया जाता है। अब आपको बताती हूँ मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में कई प्रकार के बीजाणु यानी स्पोर्स बनते हैं। बहुत प्रकार के स्पोर्स हैं, माइन्यूट डिफरेंस है, लेकिन मैं मेन 4 तरीके के स्पोर्स आपको बताने जा रही हूँ जो कि शैवालों में बनते हैं, जिनसे अलैंगिक जनन होता है। सबसे पहले है जू स्पोर्स। जू स्पोर्स, जू का मतलब होता है जो गति कर सकता है, स्पोर्स यानी बीजाणु। तो ऐसे स्पोर्स जो गति कर सकते हैं, जो कि मोटाइल होते हैं, और वो कौन से होंगे जिनमें क्या पाई जाती हैं, कशाभिकाएं यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये जूस्पोर ज़्यादातर एक्वाटिक स्पीशीज़ में, जो पानी की प्रजातियां हैं शैवालों की, उन्हीं में बनते हैं, क्योंकि फ्लैजिला को कार्य करने के लिए पानी चाहिए। जहाँ पे पानी नहीं होगा वहाँ जूस्पोर्स नहीं बनेंगे। तो मोटाइल होते हैं यानी फ्लैजिला पाए जाते हैं। नेकेड होते हैं, इसका मतलब सेल वॉल नहीं होती है, केवल प्रोटोप्लास्ट होता है जिसके बाहर सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल नहीं होती है। और फ्लैजिला की संख्या 2, 4 या कई फ्लैजिला हो सकते हैं, 2 या 4 या मैनी फ्लैजिला। एक स्पोर के ऊपर 2 फ्लैजिला हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फ्लैजिला विप्लैश प्रकार का भी हो सकता है, टिंसल भी हो सकता है, या एक ही जूस्पोर में दोनों तरीके के फ्लैजिला भी हो सकते हैं, विप्लैश और टिंसल बोथ। अब विप्लैश और टिंसल मैंने आपको इससे पिछली क्लास में डिटेल में बता दिया था। फ्लैजिला की पोजीशन एंटीरियर हो सकती है, पोस्टीरियर हो सकती है और लेटरल भी हो सकती है। तो ये जूस्पोर जो है जिस स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उसको बोलते हैं जूस्पोरेंजियम। जूस्पोर किस में बनते हैं, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। ये जूस्पोरेंजियम, एक जूस्पोरेंजियम में एक जूस्पोर भी बन सकता है, और एक जूस्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट कई टुकड़ों में डिवाइड होकर कई सारे जूस्पोर्स भी बना सकता है। अब जूस्पोर हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, अगुणित भी हो सकते हैं और द्विगुणित भी हो सकते हैं। ज़्यादातर जूस्पोर का निर्माण रात के समय होता है और सवेरे के समय ये जूस्पोरेंजियम में से बाहर आ जाते हैं। तो जूस्पोर का मतलब आप समझ गए होंगे, जूस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं जूस्पोर। हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, रात के समय बनते हैं, सवेरे मॉर्निंग में बाहर निकल के आ जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर फ्लैजिला के प्रकार मैंने आपको बताई दी। दूसरा है एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर होता है जूस्पोर का विपरीत, यानी ये गति नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। और ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एल्गी में बनता है, जो स्थलीय एल्गी होते हैं, ज़मीन पे पाई जाने वाली एल्गी है, एक्वेटिक में नहीं बनता। तो एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल होती है, टेरेस्ट्रियल एल्गी में बनते हैं, और इनके अंदर वॉल होती है, सेल वॉल होती है, जबकि जूस्पोर में सेल वॉल नहीं होती, इसलिए उसको नेकेड बोलते हैं, लेकिन इनमें सेल वॉल पाई जाती है। एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा, एग्जाम्पल है माइक्रोस्पोरा। फिर है हिप्नोस्पोर, HY। हिप्नोस्पोर जो होते हैं वो एप्लेनोस्पोर जैसे ही होते हैं, लेकिन उनके चारों तरफ एक थिक मोटी वॉल बन जाती है, थिक मोटी सी भित्ति बना लेते हैं ये अपने चारों तरफ,
क्यों? क्योंकि अगर सूखा पड़ जाता है, बिल्कुल पानी नहीं होता, तो अंदर का प्रोटोप्लाज्म डेड ना हो जाए, सुरक्षित रहे, इसलिए उसकी चारों तरफ एक मोटी सी भित्ति बन जाती है। और जब परिस्थितियाँ नॉर्मल हो जाती है, पानी वापस आ जाता है या नमी हो जाती है, तो भित्ति टूट जाती है और हिप्नोस्पोर फिर वापस नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल है पीडिएस्ट्रम। एक और है एकाइनीट। अकाइनीट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बताऊंगी जब नॉस्टॉक पढ़ाऊंगी। इसमें भी क्या होता है कि जो स्पोर है उनके चारों तरफ एक बहुत मोटी भित्ति बन जाती है, साथ में उसके अंदर एक रिजर्व फूड मटेरियल भी भरा रहता है, खाद्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में रहता है। अकाइनीट कई वर्षों तक सुरक्षित बनी रहती हैं और प्लांट को सुरक्षित रखती हैं। ये ऐसे बीजाणु हैं जिसके चारों तरफ बहुत मोटी भित्ति बन जाती है और वो विपरीत परिस्थितियों को गुजारने में मदद करते हैं और साइटोप्लाज्म को, केंद्रक को कोई नुकसान नहीं होता है। तो अकाइनीट बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, व्हाट आर अकाइनीट्स, तो आप इसका डिटेल में इसको पढ़ सकते हैं और इसके शॉर्ट नोट को भी इसके लिख सकते हैं। ये हुआ अलैंगिक जनन। ओके, अब आपको बताती हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा क्या होता है, दो युग्मक बनते हैं, गैमीट बनते हैं। एक मेल गैमीट होता है, एक फीमेल गैमीट होता है। चूंकि ये लोअर प्लांट्स है इसलिए हम इसको एक बोलेंगे, एक प्लस गैमीट होता है और एक माइनस गैमीट होता है। दोनों के दोनों फ्यूज होते हैं। जब फ्यूज होंगे तो दोनों के डीएनए क्रोमोसोम्स मिक्स हो जाएंगे, तो डबल संख्या हो जाएगी क्रोमोसोम्स की, और उसके बाद रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस होना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ताकि किसकी वापस कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या वापस बराबर हो जाए। तो ये कितने प्रकार के वो आपको मैं बताती चलती हूँ। सबसे पहले पढ़ते हैं ऑटोगैमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑटोगैमी का मतलब, ऑटो का क्या मतलब होता है, अपने आप में से। जैसे ये पेरेंट सेल है, ये मातृ कोशिका है, इसके अंदर बहुत सारे गैमीट्स बन गए। इसके अंदर क्या हुए, बहुत सारे गैमीट्स का निर्माण हुआ। ये गैमीट्स मातृ कोशिका को तोड़ करके बाहर आए और इन्हीं गैमीट्स में से दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो गए। यानी ये जो दो गैमीट आपस में फ्यूज हुए वो एक ही माता के जनन से निकले हैं, एक ही माता ने पैदा किया है। तो ये पेरेंट सेल एक ही है, इसी के सारे गैमीट से, इन्हीं में से दो गैमीट आपस में फ्यूज हो गए। क्योंकि ये सारे गैमीट एक ही पेरेंट कोशिका से निकले हैं तो इनका जेनेटिक मेकअप भी सबका एक जैसा है। तो जेनेटिक मेकअप एक जैसा है तो इसमें जो फ्यूजन के बाद में जो आएगा उसमें कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला। तो जेनेटिकली इसमें कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि सेम जो पेरेंट है उसी के दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं। ये हुई ऑटोगैमी। ठीक है, फिर आती है हॉलोगैमी। हॉलोगैमी का मतलब है कंप्लीट फ्यूजन। कंप्लीट फ्यूजन किसका, यहाँ पे तो ये पेरेंट सेल में से गैमीट्स बने, ये पेरेंट सेल आपस में ही फ्यूज हो रहे हैं, यानी पेरेंट सेल ही, वेजिटेटिव सेल ही गैमीट्स की तरह काम करते हैं। वेजिटेटिव सेल प्लस और माइनस बिहेव एज गैमीट्स एंड फ्यूज। ये प्लस सेल अलग है, ये माइनस सेल अलग है। ये वेजिटेटिव सेल है लेकिन ये गैमीट की तरह काम करके आपस में दोनों फ्यूज हो जाएंगे। हॉलोगैमी ऑटोगैमी से एडवांस्ड है। क्यों है एडवांस, क्योंकि यहाँ पे एक प्लस स्ट्रेन है, एक माइनस स्ट्रेन है। यहाँ पे तो सारे एक ही माता के थे लेकिन ये दोनों अलग अलग है और ये वेजिटेटिव सेल्स है और ये गैमीट की तरह काम करके आपस में फ्यूज हो रहे हैं। फिर आता है आइसोगैमी और इससे थोड़ा सा एडवांस। आइसोगैमी में क्या होता है, जैसे ये प्लस वाला सेल था ना, इसने गैमीट्स बनाए, ये माइनस वाला सेल था, इसने भी अपने गैमीट्स बनाए। समझ गए? तो मान लीजिए कि ये वाला गैमीट, ये जो गैमीट मैंने बताया वो इसके अंदर से निकला है तो प्लस हुआ, ये वाला गैमीट इसके अंदर से निकला है तो ये माइनस हुआ। यानी ये गैमीट इस वाले पेरेंट सेल से बना है, ये गैमीट इस वाले पेरेंट सेल से बना है, और बहुत सारे गैमीट्स बनेंगे। इसके बहुत सारे प्लस गैमीट्स बन गए, इसके बहुत सारे माइनस गैमीट्स बन गए। लेकिन चक्कर क्या है, ये दोनों गैमीट्स बिल्कुल हूबहू सेम है, देखने में भी और एक्टिविटी में भी। मॉर्फोलॉजिकली यानी बाहर से देखने में, फिजियोलॉजिकली यानी इनकी एक्टिवनेस कितनी है, दोनों बराबर एक्टिव है। दोनों की एक्टिविटी, एक्टिवनेस का लेयर बिल्कुल दोनों का बराबर है, बिल्कुल हूबहू सेम है ये गैमीट प्लस और माइनस।
लेकिन ये अलग पेरेंट से बन के आया है, ये अलग पेरेंट से निकल के आया है, और ये दोनों बिल्कुल हूबहू सेम है, इसलिए इसको बोलेंगे आइसोगैमी। इसको क्या बोलेंगे? आइसोगैमी। और इनका फ्यूजन होएगा तो ये वाला रिप्रोडक्शन कहलाता है आइसोगैमी। अब नेक्स्ट आइसोगैमी के बाद चौथा आता है अनाइसोगैमी। चौथा क्या है? एनाइसोगैमी, मतलब गैमीट सेम नहीं है। आइसोगैमी में दोनों गैमीट्स प्लस और माइनस बिल्कुल सेम थे देखने में भी और एक्टिविटी में भी। अनाइसोगैमी में दोनों गैमीट्स डिफरेंट है। अब ये डिफरेंस दो प्रकार का होता है, मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। जैसे मैंने पिछले बारे में बताया कि मॉर्फोलॉजिकली भी सेम है और फिजियोलॉजिकली भी सेम है। अब अनाइसोगैमी यानी दोनों गैमीट्स डिफरेंट है। मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी का मतलब है एक गैमीट बड़ा है देखने में और एक छोटा है। ये प्लस अलग पेरेंट से आया है, माइनस अलग पेरेंट से आया है। ये जो प्लस है ये बड़ा है और ये माइनस है ये छोटा है। तो ये क्या हो गई? मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी। दोनों गैमीट डिफरेंट है, दोनों गैमीट और दोनों की जो साइज है उसमें डिफरेंस है, तो इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजिकल अनाइसोगैमी। दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगी। फिर आती है फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी। ये प्लस गैमीट है, ये माइनस गैमीट है, दोनों अलग अलग पेरेंट से आए हैं लेकिन दोनों की संरचना सेम है, दोनों की साइज बिल्कुल सेम है। तो डिफरेंस क्या है? ये वाला कम एक्टिव है, ये वाला ज़्यादा एक्टिव है। ये बहुत ज़्यादा फुर्तीला है और ये कम फुर्तीला है। तो प्लस वाला कम फुर्तीला है, माइनस वाला ज़्यादा फुर्तीला। इसका उल्टा भी हो सकता है, प्लस वाला ज़्यादा फुर्तीला, माइनस वाला कम फुर्तीला। बाकी देखने में दोनों सेम है, दोनों अलग अलग पेरेंट से आए हैं, और लेकिन फिजियोलॉजिकल अनाइसोगैमी है, यानी मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम है, फिजियोलॉजिकली दोनों डिफरेंट है। एक एक्टिव है और एक कम एक्टिव है। समझ गए? और लास्ट बहुत एडवांस, जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एडवांस होता जा रहा है रिप्रोडक्शन। oogamete सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें एक गैमीट ये है प्लस और दूसरा गैमीट ये है। डिफरेंस क्या है? ये जो गैमीट है ये नॉन मोटाइल है, यानी इसमें फ्लैजिला नहीं है, ये तो हिल ही नहीं सकता है, अपने आप मूवमेंट नहीं कर सकता। दूसरा मोटाइल है क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला है। जो नॉन मोटाइल है उसको एग बोलते हैं, ठीक है, और ये एंथ्रोजॉइड है। दोनों में आपस में फ्यूजन होगा, दोनों अलग अलग पेरेंट से आए हैं, तो एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन एक एग है यानी नॉन मोटाइल है, फ्लैजिला नहीं है। दूसरा मोटाइल है, उसके अंदर फ्लैजिला है। ये फ्लैजिला वाला ही चल करके इसके पास जाएगा, ये इसके पास नहीं आएगा। ये फ्लैजिला वाला इसके पास चल के जाएगा और फिर दोनों का फ्यूजन होगा, तो ये कहलाएगी oogamete। इस प्रकार से ये सारे जो प्रकार के जनन पाए जाते हैं वो मैंने आपको बताए। थैंक यू वेरी मच।